This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज तो सारी अच्छी खबरें हैं। आपको पता ही है कि पूरे दुनिया की मार्केट बहुत अच्छी चली कल, और हमारे यहाँ भी आज फिर से पॉजिटिविटी रही। कल भी 300 पॉइंट का इजाफ़ा, और आज फिर से हमने 270 का इजाफ़ा रिकॉर्ड कर लिया, और इस तरह से हमारी मार्केट 32,416 पे पहुँच गई माशाल्लाह। और KC 100 में 30 में भी 245 का इजाफ़ा, 19,161। ऑल शेयर्स में भी 158 का इजाफ़ा, 22,260। वॉल्यूम 150, which is okay. Advancing company 188, declining 107, unchanged 13, 308 companies में काम हुआ है। जहांगीर सिद्दीकी at the top of the league of at volume level पे 16.68 का काम हुआ। TRG पाकिस्तान में 13.36 का काम हुआ। NIB बैंक में 6.3 का काम हुआ है, और FN इक्विटीज़ है कोई, उसमें 4.7 का काम हुआ। पाक इलेक्ट्रॉन में 4.5। यूनिलीवर फूड की जो पॉजिटिव चेंज है वो 210 है। फिरोसन्स में 29, हाई नून लेबोरेटरी में 22 है, और सीरियल कंपनी में 20, एंग्रो कॉरपोरेशन में 14। लूज़र्स की अगर बात की जाए तो नेस्ले पाकिस्तान में 145 है, फिलिप्स मॉरिस पाकिस्तान में 89, सर्विसेज में 37 का लॉस हुआ है, सोनोफी एवेंटीज़ में 17, और मसूद टेक्सटाइल में 9 का लॉस हुआ। जो आज की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर है वो ये है कि एक डच कंपनी जिसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उन्होंने पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल देखा कि एंग्रो फूड के 51% शेयर लेने की बात की है। अभी उनका ड्यू डिलिजेंस चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे रेट पे, और तकरीबन $500 मिलियन का ये डील होगा, और ये बहुत अच्छी खबर, और ये इंडिकेट करता है हमारी वाइबिलिटी, हमारी स्ट्रेंथ ऑफ इकॉनमी, और जो इंटरनेशनल कंपनीज़ पाकिस्तान को फ्यूचर में देख रही हैं। इंडीड कोई भी कॉमन सेंस की बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है सोचने की कि जिस मुल्क में 200 मिलियन लोग हों, और जिसमें से कम 50-60 मिलियन बहुत गरीब हों, स्टिल वेटिंग फॉर सम मनी टू कम इन देयर हैंड, तो आप सोचिए कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा कंजम्पशन की गुंजाइश है। प्लस जिस मुल्क में 61% लोग यंग हों, यंग लोग का मतलब ये होता है कि उनकी कंजम्पशन ज़्यादा होगी। बूढ़े जैसे होते तो जाते हैं, खाना पीना हर चीज़ कम हो जाता है, तो यहाँ तो बेइंतहा गुंजाइश है, इसलिए इतनी बड़ी ऑफ़र आई। इससे पहले एक और हमने बहुत अच्छी खबर देखी, विटॉल नाम की कंपनी ने हैस्कॉल का शेयर 15% लिया, वो भी एक बहुत बड़ा डॉलर इनपुट आएगा। तो ये चीज़ें आप देखें कि डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे हिसाब से ये मुल्क बिल्कुल गलत चल रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ नाइंसाफ़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म है, और तमाम की तमाम पॉलिसीज़ जो हैं यहाँ की ऐसी हैं जो सिर्फ अमीरों को फेवर करती हैं, गरीबों को बिल्कुल फेवर नहीं करती। अमीर इस मुल्क में बिल्कुल ही टैक्स नहीं देता, टैक्स फ्री कंट्री है उनके लिए, और जो रूलिंग क्लास है तो बिल्कुल ही नहीं देती। रूलिंग क्लास सारे पॉलिसीज़ अपने फेवर में बनाती है। मिसाल के तौर पे गंदम, जो कि वैसे मार्केट में शायद रोडों पे 22-23 का बिकता है, वो अमीरों से बारदाना के नाम पे 33 रुपये के लेती है, और किसी तरह पता नहीं 50 रुपये में यहाँ पे आटा बिकता है, जबकि 25 से ज़्यादा इसको होना नहीं चाहिए अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को देखें जो 22 रुपये का है। इसी तरह शुगर की इंडस्ट्री 65 लोग हैं, अमीर तरीन लोग हैं, सब MNA MP हैं, सब पार्टियों पर उन पर जोर है। उनको खुश करने के लिए 13 रुपये की सब्सिडी दे दी गई, और उन्होंने शुगर की कीमत जो थी वो 50 से 64 कर दी। ये सब अमीरों के फेवर में पॉलिसीज़ बनती हैं, गरीबों को कोई नहीं। उसके बावजूद मुल्क का ये हाल है। अगर यहाँ पे इंसाफ हो जाए, यहाँ लोगों को कोर्ट में तेज़ी से इंसाफ मिले, टैक्सेशन का निज़ाम दुनिया भर में जैसे होता है कि गरीबों को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए, बल्कि उनको सब्सिडी दी जाए। खाना पीना इंडिया में इस वक्त सब्सिडी है, 80 करोड़ लोग वहाँ जो है सब्सिडी का खाना खाते हैं। यहाँ तो कोई सोचता भी नहीं इस बारे में, 4-5 करोड़ यहाँ भूखे हैं, नोबडी केयर्स अबाउट देम। इस सब के बावजूद देखिए इतनी डेवलपमेंट है, इतनी इम्प्रूवमेंट है। अगर ये सब चीज़ सही हो जाए, टैक्सेशन का निज़ाम ऐसा हो जाए कि अमीरों से टैक्स दिया जाए, ये गैस पे, बिजली पे सारे टैक्स हटा दिए जाएँ, गरीबों के जो खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स हटा दिया जाए, तो ये मुल्क पता नहीं कहाँ जाएगा। जितनी दौलत गरीबों में जाएगी उतनी डिमांड बढ़ेगा, और हैस्कॉल की कंपनी हो या एग्रो फूड की कंपनी, उनका कारोबार बढ़ेगा।
हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रसूल साहब, एक बड़े एनालिस्ट और इंटरनेशनल मार्केट के एक्सपर्ट माने जाते हैं, और इन्होंने पाकिस्तान को बेचने की बड़ी कोशिश में लगे हुए हैं, बेचा भी है और कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली दुबई में एक सेलिंग पिच करके आए हैं। इनका एक विज़न है इनकी कंपनी का कि 2016 विल बी बेटर, और जब हमने इनसे कुछ महीने पहले बात की थी, यानी शुरू में, उसके बाद से हालात ख़राब हो गए थे, लेकिन आज इनकी बात जो है सही विंडिकेट होती नज़र आ रही है। सर वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब आपका टाइम निकाल के आए हैं, बड़ी मेहरबानी। हमने सोचा कि आज के पॉजिटिव नोट पे आपको बुलाया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि आप हमारे लिए एक पॉजिटिविटी के वो बन गए। बिल्कुल, आई रिमेंबर जब मैं जनवरी में आया था तो हमने उस वक्त भी यही डिस्कशन किया था कि अगले 1-2 महीने जो हैं थोड़ा से ये टफ टाइम गुजरेगा, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्च से ऑनवर्ड्स रिकवरी आ जाएगी, एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट वी हैव सीन एज वेल। व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ योर विजिट इन दुबई? डिड यू बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिलता है। Convince some people to come to Pakistan or trade with you? Actually ये थोड़ा सा ongoing process होता है। वो लोग जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में, उन्हें तो पाकिस्तान आपको पिच करने की ज़रूरत नहीं होती। दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अदर वेन्यूज़, अदर ऑप्शंस इन पाकिस्तान, तो आप उनको वो उसी हिसाब से वो पिच करते हैं, नए इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ देते हैं। लेकिन बहुत सारा सेगमेंट ऐसा है जो अभी भी पाकिस्तान में जिसने इंटरेस्ट नहीं लिया हुआ है या पाकिस्तान उसके रेडार में नहीं आता है। सो व्हेन वी मेट देयर, व्हेन वी मेट सम कंपनीज़, कुछ इजिप्शियन कंपनीज़ थी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, और 2-3 और कुछ फंड्स थे, एंड दे आर सीरियसली कंसिडरिंग कि हम पाकिस्तान में आएँ। और जो मेन रीज़न उन्होंने कोट किया है वो यही है कि जो इमर्जिंग मार्केट में पाकिस्तान का स्टेटस अपग्रेड होने की एक बात हो रही है। एक यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान पहले से इमर्जिंग मार्केट का हिस्सा था, लेकिन 2008 का जो फ्लोर लगाया गया था दैट चेंज द एंटायर सिनारियो, और पाकिस्तान को डाउनग्रेड करके फ्रंटियर मार्केट में रख दिया गया, और उस फ्लोर की सज़ा हमें मिलती रही है अब तक। एंड नाउ वी हैव बिकम एलिजिबल कि हम दोबारा से कंसिडर किए जाएं। इस डिसीजन का फ़ैसला अराउंड मई जून में कुछ हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा, और तभी हमें अंदाज़ा हो सकेगा कि क्या हम इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। थोड़ा सा करंट पीरियड अगर देखा जाए तो ये वॉल्यूम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा नुकसानदेह है कि मार्केट बहुत थिन वॉल्यूम्स पे ट्रेड कर रही है, और दैट माइट बी अ रीज़न कि पाकिस्तान को फ़ॉरेन अपग्रेड शायद ना मिले, लेकिन डिसीजन ज़रूर आ जाएगा इस मई जून में। और गोइंग फॉरवर्ड, जैसे पिछली दफ़ा इन्होंने कतर के साथ भी किया था और 1-2 और इमर्जिंग फ्रंटियर मार्केट के साथ, कि उनको अनाउंस करके 1 साल बाद अपग्रेड दिया गया था, बट दैट अनाउंसमेंट इटसेल्फ इज़ द ट्रिगर। वहाँ से आपको फ़ॉरेन इन्फ्लोज आना शुरू हो जाएगा, और वो फॉरेनर्स या वो फॉरेन फंड्स जो इमर्जिंग मार्केट्स को ट्रैक करते हैं, आप उनके रेडार पे ज़रूर आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब समझाइएगा कि फ्रंटियर और ये इमर्जिंग मार्केट में क्या फ़र्क होता है? मार्केट तो हमारी सबके नज़रों में सामने है जी। मार्केट की अपनी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स, उसकी अपनी डेवलपमेंट लेवल्स कितने हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस होता है। मार्केट के टर्नओवर्स कितने हैं, इन्वेस्टर्स के लिए कौन कौन से फेल सेफ मैकेनिज़म्स लगाए गए हैं, मार्केट ख़ुद कितनी रेजिलिएंट है टू अंडरगो सडन प्रेशर्स एंड चेंजेस अगर आती हैं ग्लोबल डायनामिक्स में या उस कंट्री के डायनामिक्स में। ये सारी चीज़ें, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, इन्वेस्टर को कितना फेवर किया जाता है, रेगुलेटरी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है, एक्सचेंज के सिस्टम्स कैसे हैं, इन प्लेस हैं, साउंड हैं, उनमें कोई लूप होल्स तो नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। जब इन चीज़ों को आप कवर करते जाते हैं और मार्केट की रेजिलियंस उसी हिसाब से बढ़ती जाती है, नेचुरली आपका स्टेटस अपग्रेड होता जाता है। तो फिर क्या होता है डॉक्टर साहब, जैसे अभी जिन कंपनी को आप पिच करके आए मिसाल के तौर पे, उनकी अभी एज ए फ्रंटियर मार्केट सर्टेन एपेटाइट पाकिस्तान की होगी, जी। तो जैसी इमर्जिंग होगी तो क्या वो अपना रेशो वगैरह बढ़ा देंगे? बिल्कुल, वो शायद ना बढ़ाएं, लेकिन देखें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। इस तरह से है कि अगर आप अपने पैसे में आज आपको 100 रुपये दूँ और कहूँ कि लेके जाएं और इन्वेस्ट करें कहीं पे, यू वुड ट्राई टू इन्वेस्ट इट एट अ सेफेस्ट प्लेस जहां आपको रिटर्न भले कम मिल रहा हो लेकिन आपका कैपिटल सेफ हो। ये डेवलप मार्केट्स इसी तरह की मार्केट्स होती हैं जहां पे आपको रिटर्न्स थोड़े कम मिलते हैं लेकिन आपको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और इन्वेस्टर के वेलफेयर के सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न शो किया जाता है। जैसे जैसे डेवलप से डेवलपिंग और इमर्जिंग और फ्रंटियर मार्केट्स में आप आते जाते हैं, उसी हिसाब से ये फेल सेफ मैकेनिज़म्स और ये चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं ये कम होते चले जाते हैं, और मार्केट की अपनी स्ट्रेंथ टू रेजिलियंस के पर्सपेक्टिव से वो भी उसी हिसाब से डिक्रीज़ होती जाती है। तो नेचुरली अगर आपको मैं 100 रुपये दे रहा हूँ और आप लगाएंगे तो आप फ्रंटियर मार्केट में कम लगाएंगे और डेवलप मार्केट में ज़्यादा लगाएंगे, तो उनका भी यही पर्सपेक्टिव होता है कि अगेन डिपेंडिंग ऑन देयर आइडियोलॉजी ऑफ द फंड, डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट टीम, ये जो पीछे बैठी है इसके पीछे वो क्या सोचती है, किस तरह से सोचती है, दे कंसिडर देमसेल्फ कि हम जी रिस्क ले सकते हैं और रिस्क को टैकल भी कर सकते हैं, तो वो फ्रंटियर मार्केट्स में आते हैं और ज़्यादा रिस्की पोजीशंस लेते हैं। और जो बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू कम टू फ्रंटियर मार्केट्स, वो इमर्जिंग या उससे ऊपर की मार्केट्स में इन्वेस्टेड। अच्छा, ये अगर अल्लाह करे मई जून में ये हो जाए तो आप जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। ये आई थिंक एज ए होल तमाम इंडस्ट्री को काफ़ी ये सपोर्ट करेगा, बिकॉज आप तो खास तौर से इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं ना, इसलिए या तो जो लोकल वाले हैं वो अपना भी कर रहे हैं। सर देखें, ये जो होल स्टॉक मार्केट्स की रैलियाँ होती हैं, हमारी मार्केट के अंदर इस वक्त 30% एक्सपोजर जो है वो फॉरेनर्स के हाथ में है, तो
उनको आइसोलेट करके या उनको रूल आउट करके तो अकेले लोकल्स नहीं चल सकते, तो इट्स अ हैंड इन हैंड। इस सिलसिले में तो अभी तक जो अब देखिए आगे इंशाल्लाह बेहतरी हो, लेकिन अब तक तो हमने बड़ी नेगेटिव ही रोल देखा है एक्सटर्नल मार्केट का। आज भी कल का भी मैं देख रहा था कि उन्होंने 2 मिलियन वाला भेज दिया, रोज़ाना ही बेचे जा रहे हैं, रिवर्स तो हम कर नहीं पा रहे हैं उनको। बट मुझे बाहर जब हम लोग गए और हमने ये रोड शोज़ किए, वहाँ उनको कोई कंसर्न नहीं था फॉरेन सेलिंग का। अच्छा। इट इज़ ओनली नॉर्मल। ये चीज़ फोर्सी की गई थी पिछले साल में ही कि जिस तरह से यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होंगे और फ्रंटियर मार्केट जो अपने साइकिल की 1-2-3 साइकिल के मेच्योरिटी पे पहुँच रही थी, तो इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाएगा फ्रंटियर मार्केट में। उसके अलावा फेडरल रिजर्व रेट हाइक, चाइनीज़ कंसर्न, इन्होंने उसको फर्दर एक्सेसरबेट किया और वो एक डाउनफॉल जो था वो बढ़ गया। बट इन अ लार्जर पिक्चर अगर 2012 से अब तक देखें तो सिर्फ ये 7 महीने का फेज़ है। 7-8 अगस्त में मंदी शुरू हुई और आज मार्च शुरू हो गया और आपकी मार्केट 7-8 महीने में ख़ाली $400 मिलियन तो बाहर वालों के निकल गए। 36,000 से आपका इंडेक्स 29,000 हिट किया और वहाँ से वापस आया और अब माशाल्लाह 32,400 से ऊपर खड़ा हुआ है इस वक्त। अच्छा, इसकी आप कोई टेक्निकल एनालिसिस बताएंगे कि ये जो हमने देखा कि मार्केट एक लेवल पे गई, फिर गिरना शुरू हुई और अगस्त से आजकल तो ये जुलाई से लेके अब तक क्या हुआ ये कि अगर साइंटिफिक एनालिसिस अगर टेक्निकल्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, यानी चार्ट्स की स्टडी अगर देखते हैं, तो इंडेक्स ने 36,475 का हाई हिट किया था 6 अगस्त को और वहाँ से ऑनवर्ड्स बिकॉज उस वक्त चाइना का इशू ज़्यादा प्रिवेल कर रहा था कि जी चाइना की इकॉनमी के साथ इशूज़ थे, युआन की डिवैल्यूएशन उन्होंने फ्रेश की थी। दिस वाज मोर ऑफ अ कंसर्न बिकॉज युआन एक मैनेज करेंसी थी और उसकी डिवैल्यूएशन मीन्स के चाइना को इटसेल्फ अपनी ग्रोथ के रिलेटेड मसले शुरू हो गए, जिसकी वजह से वो अपनी डोनाल्ड ट्रंप को इससे बहुत इशू है। उस दिन वो तकरीर में बहुत सारी चीज़ों से बहुत ज़बरदस्त वो कह रहा था कि ये देखे कि हम लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया, बड़ा भाई बड़े सरदार कह के हमारी करेंसी इतनी महंगी कर दी कि वो अपने कंस्ट्रक्शन का आदमी है ना, कह रहा था वो कैटरपिलर हमारे यहाँ जो लोग यूज़ करते थे अब वो कमत्सू के गाड़ियाँ मंगा रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो कह रहे हैं कि कैटरपिलर कैन नॉट सेल इटसेल्फ इन US, हाउ कैन सेल आउटसाइड। So these Japanese are keeping their currency low all the time. The Chinese are keeping their currency all the time. They've given us a 500 billion deficit. तो अब ये तकलीफ देने लगी है लोगों को। चाइना की जो लो करेंसी थी और अभी भी लो है, मेरे ख्याल वो अभी मजीद लो करने के चक्कर में लगा रहता है। जापान भी कब गिराने के रिसेंटली इन्होंने कुछ स्टेबल करने की कोशिश की अपनी करेंसी को और उसी वजह से आपको ग्लोबल ऑलरेडी इतना गिराने के बाद स्टेबल किए तो क्या किए, अमेरिकन कम्पिटिटिवनेस तो ऑलरेडी डैमेज कर चुके हैं ना ये लोग। बट देखें उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्होंने वो किया जो उनके लिए बेहतर था। जापान भी यही करता है जी, हर सब हम लोग भी यही करते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। मैं काफ़ी दूर से इसको स्टडी करता आया हूँ। अमेरिकन वर सो नाइव कि जब ये ब्रिटेन वुड्स सिस्टम बनाया तो उसमें उन्होंने ये किया कि जी वो अमेरिका ऑफ कोर्स एट 45 वाज द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर एवरीथिंग। प्रायर टू दैट इट हैड रिमेन इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन, कहता था दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, दैट्स व्हाई अमेरिका रोज। तो जब वो 45 में ब्रिटेन वुड्स सिस्टम बनाया उन्होंने जानबूझ अपनी हमाकत इतनी बड़ी की कि जापानीज़ करेंसी को 244 पे फिक्स कर दिया और यन DM को 4 पे फिक्स कर दिया और कहा कि इसको हिलाना नहीं। ये इतना बड़ा बेनिफिट हुआ जर्मनी के लिए और जापान के लिए, इतना चीप करेंसी कि वो तो आस्ते आस्ते ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग बन गए। अमेरिका इसी दौरान ठक ठक नीचे चला गया। 1985 में इनको होश आया कि अरे ये क्या हुआ, तो उन्होंने अपनी करेंसी को आधी की। उसके बाद फिर से अमेरिकन चीज़ें बिकना शुरू हो गई थी। लेकिन इसी दौरान आपने देखा कि खामोशी से जापान ने अपनी करेंसी 76 के गिरा के 116 वाला पे ले आया, यौन पता नहीं कहाँ से कहाँ आ गया। इंडिया भी अपनी करेंसी सब नीचे करते चले जा रहे हैं, अमेरिका इनकम्पिटिटिव हो जाए। अब जो प्रेसिडेंशियल रेस में ये बहुत बड़ी डिबेट है। बहरहाल तो यू आर ऑन चाइना कि चाइना ने 2 चीज़ें की, एक तो उसकी स्लो डाउन नज़र आया प्लस करेंसी That was a big trigger for this decline. Big trigger ग्लोबल मार्केट्स के लिए, उसमें काफ़ी पैनिक उसमें क्रिएट हुआ और दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व के रेट हाइक की बातें भी शुरू हो रही थी कि रेट हाइक नॉर्मली लीड्स टू अ स्ट्रॉन्गर करेंसी, तो वो पैसे शिफ्ट होते हैं, अब मैं एज एन अमेरिकन इन्वेस्टर एक और रीजन में आके फ्रंटियर मार्केट्स में जहाँ मेरा ज़्यादा रिस्क है मैंने वहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि मेरे अपने मुल्क में इंटरेस्ट रेट भी बेहतर होने शुरू हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट स्टेबल हो रही हैं, तो मेरे लिए जो चार्म था हायर रिटर्न्स का इन अनदर मार्केट जो रिस्की थी, मैं उस रिस्क को कर्टेल करने के लिए ज़रूर कम से कम कुछ अपना वापस लेकर आऊँगा इन्वेस्टमेंट्स जो हुई हैं। उसके अलावा जो एक और आई थिंक तेल का मसला
ऑयल प्राइसेस का जो मेन इशू रहा वो ऑयल प्राइसेस का रहा कि ऑयल इतना ज़्यादा डिक्लाइन किया, 70-80% के करीब अब तक अपनी पीक से डिक्लाइन कर चुका है कि वो फंड्स, वो मुल्क जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थी और जो ऑयल की इनकम पे गुजारा करती थी, उनके लिए रेवेन्यू शॉर्टफॉल आना शुरू हो गया। डॉक्टर साहब, इस पर अगर आप दूसरी मेटल्स को आप ना ये दूसरे कमोडिटीज़ को अगर ना बात करें तो मुनासिब नहीं रहेगा। कोयला $320 से गिर के 40 का हो गया। अब जो कोयला बनाने वाली कंट्रीज़ थी लाइक नॉर्थ कोरिया, तबाह हो गई। इसी तरह स्टील 30% नीचे आ गया। कॉपर कहाँ 6000 का होता था 3000 पे आया। ये सारी जो प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑल दिस कमोडिटीज़ इंक्लूडिंग आस, वीट सस्ता हो गया, शुगर सस्ता हो गया, कॉटन सस्ता हो गया, तो सब कंट्रीज जहाँ जो चीज़ प्रोड्यूस करती थी सबको इम्पैक्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कंट्री सिंगल कमोडिटी पे थी जैसे कि अरब्स, ओनली ऑयल, दे वर हिट मोस्ट। अच्छा, ऑयल के साथ दो सिनारियोज थे। एक तो ये कि ग्लोबल डिमांड का स्लो डाउन था जिसकी वजह से अक्रॉस द बोर्ड हमने कमोडिटीज़ में स्लम्प देखा, लेकिन ऑयल के साथ इशू ये रहा कि ऑयल प्रोड्यूस भी एक्स्ट्रा हो रहा था। जितनी डिमांड थी उससे सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा था। इवन एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई 1 to 2 मिलियन बैरल पर डे की एक्सेस प्रोडक्शन है जो कि स्टोरेज में जाती है, और इसी वजह से ये इतनी एक्सेस है तो ये 37 तक बेंड कैसे पहुँच गया? ये रिवर्सल आए हैं बिकॉज ऑफ रीसेंट स्टेप्स जो लिए गए हैं ऑयल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। इसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो रीसेंट आई है वो ये कि सऊदी अरब, रशिया जो कि एक नॉन ओपेक मेंबर है, उसके अलावा वेनेजुएला और कतर, इन चारों ने मिलकर कंसोर्शियम टाइप बनाया और ये एक मिशन पे निकले कि जी हम ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। इन्होंने इस सिलसिले में ईरान को भी अप्रोच किया। ईरान ने कुछ इनकरेजिंग और कुछ डिस्करेजिंग रिमार्क्स दिए। कुछ हद तक उसने कहा कि जी वी सपोर्ट द आइडिया कि क्रूड ऑयल प्राइसेस को स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम हम पे सैंक्शंस लगी रही हैं। हम फौरन आपको प्रोडक्शन फ्रीज हम या कट्स यहाँ से नहीं कर सकते, बल्कि हमारा तो अब वो टाइम शुरू है कि हम प्रोडक्शन हमने बढ़ानी है अपनी। बट नॉनदलेस एक रिजॉल्व शो नज़र आती है, एक डिटर्मिनेशन नज़र आती है विच इज़ एक्चुअली फॉर्म्ड अ फ्लोर इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल प्राइसेस जो इस दफ़ा पिछले महीने 2 दफ़ा $26 टच की उन्होंने, वो अब $30 से कंसिस्टेंटली ऊपर चल रही हैं और एक तरह के साइडवेज मूवमेंट है यहाँ पे। इनकी मीटिंग है मार्च में, इसमें इन 4 मुल्कों के अलावा 15 ममालिक अब और शामिल हो गए, विच एड्स मोर वेटेज टू द होल आइडिया कि दे माइट बी एबल टू कम अप विद अ डील जो कि क्रूड ऑयल प्राइसेस पे फर्दर प्रेशर रोक देगी। मगर आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं, साथ साथ कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा है। अभी ईरान को अपना शेयर लेना है, ड्यू शेयर, उसका भी तो कुछ तो बनता है ना। 5-6 मिलियन तो उसको आप उससे अलाउ करेंगे। आइडियली यू आर राइट, प्रोडक्शन कट्स होने चाहिए थे। आइडियली प्रोडक्शन कट्स होने चाहिए थे। ये लोग देखिए ना, राइटली ईरान सेड कि आप रशिया को और सऊदी अरेबिया को उसने साफ कहा, आप दोनों 10-10 मिलियन बैरल पे पहुंच गए और अब हमें कह रहे हैं कि फ्रीज कर दो। भाई आप आइडियली तो ये होता कि वो कहते हैं 10 के बजाय हम 8 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, आप 4-6 प्रोड्यूस कर लो ताकि टोटल सप्लाई जो है एक लेवल पे आ जाए। लेकिन वो कम करने की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ फ्रीज की बात कर रहा है। अगेन उसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा। हिस्ट्री में हमने देखा कि सऊदी अरब, मैंने पिछले शो में भी शायद डिस्कस किया था कि सऊदी अरब इससे पहले एक दफ़ा 1980s में इसी तरह का प्रॉब्लम आया था। क्रूड ऑयल प्राइसेस प्रोडक्शन की वजह से काफ़ी शार्प डिप ले चुकी थी। वहाँ सऊदी अरब ने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखा एंड दे डिसाइडेड टू गो फॉर कट्स, प्रोडक्शन कट्स, और दे लॉस्ट देयर मार्केट शेयर। इट टुक देम 10 years to regain that market share. Nobody is going to go for cut. Nobody is going to go for cuts and face a loss of market share for the next decade or so. So what they are thinking at this point in time कि यहाँ पे एटलीस्ट अभी तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है ना, एटलीस्ट फ्रीज पे एग्रीमेंट हो जाए और वो फ्रीज इतने अरसे रहे कि गोइंग फॉरवर्ड जब ग्लोबल डिमांड में रिवर्सल आता है और प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है तो वो उस लेवल को पहुँच जाएगी और जो सरप्लस क्रूड ऑयल हम मार्केट में देख रहे हैं वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। दूसरा इसमें सिनारियो इस तरह से आता है कि हर ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी अपने लिए प्रोजेक्ट्स अनाउंस करती है अगले साल के लिए, केपेक्स करती है कि जी हम यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करेंगे, यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। वो प्रोडक्शंस भी अब स्टॉल कर दी गई हैं क्योंकि इनको डेट लेके आज ये खबर आई कि अमेरिकन जो प्रोडक्शन थी वो उसमें स्लो डाउन आना शुरू हो गया है जी, पार्टली बिकॉज ऑफ मेनली बिकॉज ऑफ द लो प्राइसेस, बट इट टुक सम टाइम। But अभी भी बहुत इट्स वेरी स्मॉल कंसिडरिंग कि यूएस प्रोडक्शन जो 2012 में 6 मिलियन बैरल होती थी वो आज 9 मिलियन बैरल है। अभी भी अमेरिकन प्रोडक्शन डिस्पाइट पिछले एक साल में जो कि इनके शेल ऑयल के रिग्स 1900 से अब 400 पे रह गए हैं, उसके बावजूद 9.6 मिलियन बैरल से कट होकर सिर्फ 9.2 पे ही आई है। 19 वाले अब 400 कैसे कर रहे हैं? जो ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्शन होती थी जिन वो हट गए, जिनसे प्रोडक्शन कम होती थी वो हट गए, लेकिन जो हाई प्रोडक्शन लो कॉस्ट वाले शेल वेल्स हैं वो अभी भी हैं। हेंस इसीलिए अभी भी 9 मिलियन बैरल के करीब 36 वाला पे भी वायबल है। जब जैसे ये प्राइस वापस शूट अप करेगी आप देखेंगे फिर से दे विल रीस्टार्ट देयर ऑपरेशंस अगेन। अमेरिका का प्रोडक्शन कहाँ तक चला जाएगा? जाओ
इससे ऊपर नहीं जाता। तो आ गया था ना। अगेन अब ये कंपनी के लिए भी, वहाँ कंपनियाँ हमारी OGDC की तरह नहीं होती कि स्टेट ओन्ड होती हैं और अपने लिक्विडिटी कैश पे काम कर रही होती हैं। प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, डेट लेके काम करती हैं और डेट को उसी हिसाब से पे ऑफ करती हैं। जब क्रूड ऑयल $100 पे बिकता है तो उनके लिए वो सब बहुत वायबल होता है, लेकिन जब क्रूड ऑयल $30 पे आ जाता है तो उनके लिए वो सारा सिनारियो वायबल नहीं रहता। उन्हें अपने प्रोडक्शन कट्स भी करने पड़ते हैं गोइंग फॉरवर्ड के लिए, जो एक्सपेंशंस प्लान की भी होती हैं या कैपेसिटी एक्सपेंशंस प्लान की भी होती हैं, वो सब इन्हें रोकनी होती हैं। तो ऑल इन ऑल जो आउटलुक बन रहा है वो यही है कि इनको हिट पड़ रही है ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को, एंड दे आर ट्राइंग टू कम अप विद अ वे कि इस प्राइस को स्टेबलाइज किया जा सके। वी आर सीइंग दैट कि वो जनवरी का जो वर्स्ट था वो ओवर हो गया है। फरवरी में क्रूड ऑयल प्राइस रिलेटिवली स्टेबल रही है। अब क्या स्टेबल रहेगी या नहीं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। जनवरी पे मुझे याद आया कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो विंटर होती है वो पीक डिमांड होती है तेल की ना, क्योंकि बहुत बड़ी हीटिंग के लिए रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो वो पीरियड भी तो निकल गया। अब वो पीरियड भी निकल गया। इनफैक्ट अब एक मार्च के अंदर रिफाइनरीज मेंटेनेंस का पीरियड शुरू हो जाता है अमेरिका वगैरह के अंदर। रिफाइनरी मेंटेनेंस का मतलब ये है कि रिफाइनरी शट डाउन हो जाएगा, रिफाइनरी अपने आप को मेंटेन करेगी, तो क्रूड ऑयल जो वो लेती थी वो नहीं लेगी रिफाइन करने के लिए, तो फिर से एक तरफ सरप्लस आना शुरू हो जाएगा क्रूड ऑयल का। ऑलरेडी जो मार्केट है वो रिलेटिवली बिकॉज ऑफ दिस होल न्यूज़ के जी एक तरह के 4 बड़े मिलकर बैठ रहे हैं और ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। देव स्टार्टेड इग्नोरिंग इन्वेंट्री नंबर्स ऑलरेडी। पिछले हफ्ते के जो इन्वेंट्री नंबर आए उसमें EIA जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है उसने कोई 11 मिलियन बैरल के करीब सरप्लस प्रोडक्शन शो की, जो कि काफ़ी अलार्मिंग थी। जो कशिंग के रिजर्व्स हैं उसमें भी 1.2 मिलियन बैरल का इजाफा तो ये फर्दर क्रैश कर देता मार्केट। अगर ये खबर ना होती तो ये डेफिनेटली इट वुड हैव पुट सम प्रेशर ऑन इट। यस, ये तो सिर्फ वाहिद ये एक सिल्वर लाइनिंग लोगों को दिख रही है, एक होप दिख रही है कि ये जो 2 बड़े जायंट्स हैं, 4 बड़े आप कह रहे हैं, लेकिन आइडिया इज टू ब्रिंग द होल ओपेक टुगेदर, इजंट इट? इवेंचुअली यस, है ना? इवेंचुअली यस। उन्होंने कहा कि हम पूरे ओपेक को तैयार करेंगे, और अगर ये 4 को ओपेक एंड नॉन ओपेक, आप नॉन ओपेक, रशिया इटसेल्फ इज नॉन ओपेक, जी वो तो नॉन ओपेक है जी। डॉक्टर साहब यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। हाजिर यहाँ पे हम लेंगे छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। हमारे साथ डॉक्टर रसूल साहब हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं, पाकिस्तान को जाके बेचने की कोशिश करते हैं। बहुत मुश्किल काम, लेकिन ये कर रहे हैं और माशाल्लाह कामयाबी से कर रहे हैं। इन लोगों की, इनकी जो कंपनी है उनका एक विज़न था कि 2016 बेहतर होगा, लेकिन रसूल साहब जब पिछले दफ़े भी आए थे उन्होंने कहा था ऐसा लगता है कि 16 शुरू में ज़रा स्लो स्टार्ट होगा। यही हुआ कि हमने देखा कि ज़रा स्लो हुआ है। अभी दुबई वाले में सेल पिच करके आए हैं और ये बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि हमारी जो कोशिश अभी चल रही है स्टॉक एक्सचेंज की कि ये जो हम फ्रंटियर से निकल के अगर इमर्जिंग में चले जाएं तो दैट विल हेल्प कंपनीज लाइक हिज एंड हिज ओन एफर्ट्स टू सेल पाकिस्तान बेटर। और ऑयल पे हमने डिटेल में डिस्कशन की। डॉक्टर साहब का कहना है कि अभी भी एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन है, लेकिन मेयर फैक्ट के 4 कंट्रीज़ ने रिजॉल्व किया कि जी अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो गए। और तो जो फ्रीज़ की जो उन्होंने बात की है उससे ही मार्केट ने 37 तक दिखाया है तेल को, और अभी जब तक ये अब अगले महीने इंशाल्लाह इसको अब जब जैसी कोई फाइनलाइज चीज़ होती है इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सरप्लस अभी भी है, बहुत ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब ये हम देख रहे हैं कि 33 से नीचे नहीं आ रही है, तेल ऊपर नीचे ही चल रहा है। डॉक्टर साहब, अब हम फिर से आपकी तरफ ख़ास तौर से आपको प्रेजेंस का फ़ायदा उठा के आप लोगों की जो डीप स्टडी होती है, आप लोग पूरे साल के और आगे बियॉन्ड भी देखने की कोशिश करते हैं जी। कोई सही तो नहीं देख सकता, लेकिन एटलीस्ट यू ट्राई। तो एक तो मुझे आप ये जो हमें कंसर्न हुआ हमारी मार्केट को, आपने बताया कि चाइना का मसला और ऑयल का मसला सब मिला जुला के पिछले 8 महीने से हमारे इन्वेस्टर्स बड़े परेशान हैं जी, और बहुत नेगेटिव बातें भी फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम लोग इस शो के ज़रिए, मैं सोशल मीडिया पे मैं बेटिंग भी की इस दौरान कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसी कोई, लोग कहते हैं कि वही 2008 वाला हाल हो जाएगा कि मार्केट ऐसे चली जाएगी नीचे, 5000 पे चली जाएगी, 10,000 पे। आप लोगों की क्या एनालिसिस है, ये इस पीरियड में क्या हुआ,
आगे क्या देख रहे हैं? मार्केट्स को देखने के दो बेसिक तरीके होते हैं। एक तो फंडामेंटल एनालिसिस तो कहीं से भी इस तरफ पॉइंट नहीं करता कि ये 2008 जैसी सिचुएशन है। अच्छा, टेक्निकली मैं खुद टेक्निकल्स देखता हूँ, और टेक्निकल एनालिसिस जो होता है इट्स बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ट्स इस तरह से होती है कि पास्ट बिहेवियर की बेसिस पे आप आगे का बिहेवियर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट कर रहे होते हैं इस तरह से, और उसके फिर अपने कुछ पैटर्न्स हैं उनको आप स्टडी करते हैं और उसकी बेसिस पे प्रोजेक्ट करते हैं कि मार्केट्स कहाँ तक जाएंगी। मार्केट का जो मैच्योरिटी साइकिल कंप्लीट हुआ था, जो पिछला ट्रेंड था वो 3 साल का चला, वो पिछले साल फरवरी में मार्केट ने वो ट्रेंड तोड़ दिया था। ये उस वक्त 2012 से 15 तक, 15 के फरवरी जब हमने बहुत बड़ी इंक्रीज देखी। जी, जब हमारा 10,000 से मार्केट बढ़ के 10,770 होता था और 25 वगैरह पे पहुंचा जी, ऑलमोस्ट 34,000 तक मार्केट ने हिट किया था। फिर वहाँ एक फॉरेन फंड था जिसकी काफ़ी हैवी सेलिंग आई, कैपिटुलेट कर रहा था, क्लोज डाउन कर रहा था अपने आप को, और उसकी सेलिंग से वो ट्रेंड टूटा। उसके बाद मार्केट ने दोबारा एक रैली की और 36,475 का पीक हिट किया ऑन अगस्त 6। ये रैली ज़्यादा 2015 पिछले साल की बात कर। अच्छा, उससे पहले गिरावट शुरू हो गई थी? नहीं, ये पूरा एक रिवर्स, पहले करेक्शन आई, फिर उस करेक्शन के बाद दोबारा रैली हुई और वो रैली मैक्स आउट कर गई 36,000 के पास। अगस्त से पहले और नीचे थी हमारी मार्केट। देखें इस तरह देखें, मार्च में मार्केट आई 29,000 तक जी, और 29,000 से मार्केट ने मार्च के बाद रिवर्सल लिया और अगले अगस्त तक यानी अगले 4 से 5 महीने रैली करती रही, और ये रैली चली गई इंडेक्स को लेकर 36,000 लो पॉइंट। मार्च वाज द लो पॉइंट, ठीक है। ये फिर अगस्त में दोबारा लेके गई मार्केट को 36,000 तक, और फिर वहाँ से मार्केट ग्रेजुअली दोबारा से स्लिप होना शुरू हो गई। ये जो डाउनवर्ड लेग थी इस टाइम अराउंड, जी पहले वाली तो बहुत तेज़ हुई थी क्योंकि वो एक फॉरेन फंड की हैवी सेलिंग थी जिसकी वजह से 2 महीने के अंदर ही मार्केट काफ़ी डिप ले चुकी थी। लेकिन ये जो सेकंड लेग आई ये अगस्त 6 से स्टार्ट हुई और ये ऑलमोस्ट इसने अपना लो जो है ये फरवरी के एंड तक अपना लो दोबारा हिट किया था 30,275 का लो इसने हिट किया है, और वहाँ से इसने एक दोबारा से टेक ऑफ लिया है। और वो जो डाउनवर्ड ट्रेंड था वो एक चैनल के अंदर ट्रेड करता है। चैनल के अंदर जब इंडेक्स ट्रेड कर रहा होता है तो वो इस तरह से ट्रेड करता है कि नीचे जाते हैं, फिर उसमें रिकवरी आती है, वापस रैली करते हैं स्टॉक्स, लेकिन सस्टेनेबल नहीं होती रैलियाँ और फिर नए लो बनाते हैं। तो एक लोअर हाइज एंड लोअर लोज की सीक्वेंस बनना शुरू हो जाती है। एज ऑफ टुडे आज जो वीक क्लोज हुआ है इसमें मार्केट अपनी उस ट्रेंड लाइन और उस चैनल को तोड़ के ऊपर की तरफ निकल चुकी है, एंड वी आर होपिंग कि यहाँ से हमें कम से कम 34,000 की इनिशियल स्टेप में, नहीं तो 36,000 की इवेंचुअल फाइनलिटी में हम दोबारा से हिट होते देख सकते हैं। कितने महीने लगेंगे? देखें अगर न्यूज़ फ्लो के पर्सपेक्टिव से देखें, ऑयल अगर स्टेबल रहता है, ऑयल का कोई रेजोल्यूशन निकल आता है और ये फेल नहीं होती टॉक्स, तो हमें मेजर इम्पिटस वहाँ से मिलेगा। उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट हाइक, इमर्जिंग मार्केट का स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से 36,000 की तरफ ले जा सकती हैं। मे बी अनदर 5 to 6 मंथ्स आप वापस देख सकते हैं 36,000 का लेवल हिट होते हुए। अल्लाह करे आपकी बात सही हो, आप ज़रूर आके यहाँ आइसक्रीम खाइएगा हमारे साथ जिस दिन ये हो जाए और हम आपको स्पेशल दावत करेंगे, आपकी जिंदगी 36 हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इस हफ्ते माशाल्लाह 1,122 पॉइंट का इजाफा हुआ है और ये पिछले हफ्ते भी हमें कुछ 400 पॉइंट का इजाफा हुआ। ये पिछले 2 हफ्ते में 1500-1600 का इजाफा कुछ लोगों को वरी दे रहा है। शुड दे वरी और दे शुड होप के ये 32,400 का जो लेवल है सही है, और आपके प्रेडिक्शन तो अब 36 की है, 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, लेकिन आपके ख्याल है कि ट्रेंड उधर ही जा रहा है? आई थिंक अब ट्रेंड रिवर्सल जो है वो सस्टेनेबल हो सकता है प्रोवाइडेड ऑयल एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट्स बिल्कुल। इस पे मैं एक चीज़ और आपको पॉइंट आउट करूं, इस पे भी मैं नज़र रखता हूं कि ये जो तेल के अलावा तेल लोग करते हैं, लेकिन तेल के अलावा भी 4-5 और पल्सेस हैं जिसको आप पकड़ें तो उससे अंदाज़ा होता है कुछ चीज़ क्या हो रही है। मिसाल के तौर पे स्टील की कीमत, जी अगर स्टील की कीमत बढ़ रही है इसका मतलब स्टील की डिमांड बढ़ रही है। जी जैसे हमारे यहाँ गाड़ियों की बड़ी डिमांड बढ़ रही है तो हम तो डिमांड बढ़ा रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में शायद स्टील अभी भी डाउन है। कॉपर पे आज मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है ब्लूमबर्ग की, उसमें उन्होंने कहा कि वो जो 6,000 से 3,000 पे आई थी अब ऐसा लगता है कि वो स्टेबल हो जाएगी, ऊपर जाएगी। कॉपर का बढ़ने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी, तार वगैरह डेवलपमेंट है। इसी तरह ये कोल की कीमत कहाँ पे जाकर रुकती है और इस चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। कुछ कमोडिटी की कीमत आपको बताऊं जहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, विच माइट ऑल्सो गिव सपोर्ट टू योर पॉइंट ऑफ व्यू कि ओवरऑल थोड़ा सा डिमांड जैसे जो एकदम स्लैक कर रहा था वो थोड़ा सा इम्प्रूव होता है। एक फियर फैक्टर ज़्यादा था जनवरी फरवरी के अंदर जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर आया और ओवरसोल्ड हुई चीज़ें, ओवरसोल्ड। हाँ, अब वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। सब 4-5 आइटम्स, ग्रेन, ये भी भुट्टा, कॉर्न जिसको जी, 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 जी। हमारा भुट्टा हुआ जी, उसमें आज की जो कीमत आई उसमें 1.8
1.75% का इजाफा है, नहीं 1.7 का इजाफा है डॉलर्स में, परसेंटेज बनता है उसका 0.49। और ये मई का डील है, मई में क्या रेट होगा मई कॉन्ट्रैक्ट बताया जा रहा है। वीट जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, गंदम, इसमें जनाब 3.75 का इजाफा है, बहुत बड़ा इजाफा 0.82। उसके बाद रफ राइस, उसमें थोड़ा सा इजाफा है 0.13। राइस ऑल्सो इम्पैक्ट्स अस। शुगर में थोड़ी सी कमी है 0.02। इसी तरह कॉटन में भी थोड़ी सी कमी है 0. मगर हम देख रहे हैं कि अक्सर चीज़ों में थोड़ी सी फॉर्मनेस है। मिसाल के तौर पे जो फैक्टर्स बताए गए कॉपर के स्टेबिलिटी के या थोड़ा सा आगे जाने के, वो उससे काफ़ी मुझे अच्छा फील हुआ कि मैशत दुनिया की इतनी ख़राब नहीं है जितनी हमने समझ ली थी या अज्यूम कर ली थी। ज़्यादा इशू चाइना की वजह से स्टार्ट हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि चाइना को ओवर प्ले किया गया, लेकिन मैं आपको सिर्फ नंबर्स की हद तक और अंडरस्टैंडिंग की हद तक बता रहा हूँ कि चाइना ने पिछले साल 7% ग्रो करना था, एक साल के अंदर 7% जीडीपी की ग्रोथ थी। 7% जीडीपी ग्रोथ का मतलब होता है, जब चाइना 7% ग्रो करता है, कि एक साल के अंदर उसने स्विट्जरलैंड के बराबर एक और इकोनॉमी लाके खड़ी कर दी है। दैट साइज आई एम टॉकिंग अबाउट। 7% इतनी बड़ी ग्रोथ होती है। तो जब इसमें स्लम्प आता है, नया स्विट्जरलैंड क्रिएट हो गया एक साल के अंदर चाइना। अरे वाह, क्या इतनी बड़ी इकोनॉमी। ये आई हैव रेड, स्विट्जरलैंड इज अ बिग इकोनॉमी, सो इट्स अ बिग इकोनॉमी, और उसका इंपैक्ट भी उसी हिसाब से आता है। तो जब उसके अंदर स्लो डाउन आता है, तो यू कैन इमेजिन कि हर कमोडिटी जो है उसके डिमांड के अंदर स्लो डाउन आएगा, एंड दैट्स व्हाई वो फियर फैक्टर इतना ज़्यादा होता है और इतना एग्रीवेट कर जाता है, और एक तरह से कैस्केडिंग चेन रिएक्शन हो जाता है। एक प्रेशर में आता है, दूसरा प्रेशर में आता है, तीसरा प्रेशर में आता है। चाइना बीइंग इतनी बड़ी इकॉनमी, कंज्यूमर भी बहुत बड़ा है बहुत सारी कमोडिटीज़ का, और जब वहाँ पे ये शॉर्ट डिक्लाइन आ रहा हो ग्रोथ के अंदर, उसी हिसाब से आगे की प्रोजेक्शंस एडजस्ट होती हैं और वो प्राइस पे रिफ्लेक्ट करती हैं। तो एज्यूमिंग के अब ये जो बैड पैच गुजर गया जून से लेके अब तक का, वो आई थिंक वी विल सी अ बेटर फ्यूचर इन होपफुली हमें उस वक्त भी ये अंदाजा था कि ये कंसोलिडेशन फेज़ है जो 6 से 7 महीने का हो सकता है। ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने, 30 वीक्स हमने डाउन ट्रेंड में देखे हैं। वी आर होपिंग कि अब गोइंग फॉरवर्ड हम आहिस्ता आहिस्ता एक नया ट्रेंड देखेंगे जो ऊपर की तरफ रहेगा। इसमें ग्लोबल मार्केट्स की सपोर्ट इस वक्त बहुत ज़रूरी है। फॉरेन सेलिंग का रुकना भी ज़रूरी है। फॉरेन सेलिंग का नंबर अभी तक काफ़ी ज़्यादा है। एज ऑफ yesterday $92 million की सेलिंग हो चुकी थी दिस ईयर ओनली। 50 मिलियन की पहले महीने में हुई है, फरवरी में 40 मिलियन की हुई है, और मार्च के अंदर अभी 2-2.5 मिलियन का नंबर ये चल रहा है। इसकी रीज़न है, मैंने आपसे कुछ अर्ज़ किया कि जो मुल्क ऑयल बनाते थे उनके रेवेन्यूज़ पे बहुत, ऑयल प्रोड्यूस करते थे उनके रेवेन्यूज़ पे बहुत हिट हुई। उनको अपने बजट डेफिसिट्स को कर्टेल करने के लिए अपने सॉवरेन फंड्स की सेलिंग करनी पड़ी। एक इंस्टीट्यूट है कनाडा में जो कि वर्ल्ड सॉवरेन फंड्स को मॉनिटर करता है, उन वेल्थ को मॉनिटर करता है। उसका एक स्टेटमेंट आया था कि पिछले साल $213 बिलियन की सॉवरेन फंड्स ने सेलिंग की है, और इस साल भी जो शॉर्टफॉल आएगा बिकॉज ऑफ लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस, दे आर एक्सपेक्टिंग कि अराउंड $400 बिलियन की सेलिंग हो सकती है मजीद। They are 200 already gone, 400 more coming. They are actually liquidating their funds in order to make up for the revenue shortfall जो उनको आ रहा है। हम लोगों को समझाएंगे कि व्हाट इज सॉवरेन फंड। नॉर्मल फंड तो हमें पता होता है कि एक जैसे इंडिविजुअल ने सऊदी का एक इंडिविजुअल उसने पैसे लगा दिए, वही चीज़ है, सिर्फ मुल्कों के होते हैं, मुल्कों की वेल्थ की बेस पे एज ए मुल्क लगाते हैं। जैसे पाकिस्तान अपना पैसा लगाए जी सरप्लस, जी। इसी तरह सऊदीया, यूएई, बहरीन, कतर फंड्स बनाए हुए होते हैं जो ये इन्वेस्ट करते हैं। नेशनल फंड होते हैं, नेशनल फंड्स होते हैं। या जैसे नॉर्वे के बारे में सुना हुआ था कि वो उन्होंने एक बहुत बड़ा फंड बनाया हुआ है, और वो तेल के पैसे जो कमाते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना उसमें रख देते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन। जी बिल्कुल। उनका ये कहना है कि अभी तो बड़े वारे न्यारे हुए हैं, तेल की कीमत भी ज़्यादा है, प्रोडक्शन में उनकी आबादी भी कोई ख़ास नहीं, मगर जिस दिन ये तेल ख़त्म हो जाएगा उस वक्त हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये वो फंड है जो बहुत बड़ी रकम होती है। ये उन ममालिक की हैं जिनके पास सरप्लस कैश होता है और ये उसको इन्वेस्ट करते हैं। चूँकि वो एक सॉवरेन बैक्ड फंड होता है, उसको फौरी तौर पे कैश की ज़रूरत नहीं होती, वो आइडल पड़े रहते हैं या इन्वेस्टेड रहते हैं और रिटर्न जनरेट करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। वो गोल्ड में भी लग सकते हैं, वो कमोडिटीज़ में भी लग सकते हैं, वो इक्विटीज़ के अंदर भी लग सकते हैं। दुनिया में लिमिटेड ऑप्शन है जहाँ आप इतने बड़े बड़े फंड्स और मुल्कों के परस्पेक्टिव से देखें जिनके बिलियन ऑफ डॉलर के फंड्स होते हैं, उनके पास ऑप्शंस बहुत थोड़ी सी होती हैं लगाने की। तो दिस इज़ दैट सिनेरियो कि जब उन्हें शॉर्टफॉल आएगा तो पैसा आपके पास, अगर आपके पास तनख्वाह नहीं आती एक महीने, आप अपने बैंक से जाके पैसे निकालते हैं ना, या मैं कोई शेयर बेच दूंगा या कोई चीज़ बेच के फंड लिक्विडेट कर लूंगा। तो ये भी यही करते हैं कि जब पैसे खर्चा है साल भर का एक, वो पूरा नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि आप कम भी नहीं कर सकते। यही अगर हम इंडिविजुअली की बात कर लें,
अब बच्चे को स्कूल से तो नहीं निकाल लेंगे कि भाई सैलरी नहीं है इसलिए बच्चे को निकाल लो, कहीं ना कहीं से आप लाएंगे उसको, आप दोनों तो स्टेप्स लेते हैं, आप एक्सपेंस भी कम करते हैं अपना और कुछ लिक्विडेशन करते हैं, कहीं से एक्स्ट्रा उधार लेते हैं या अपना ही कुछ बेच के पैसे ले आते हैं जी। तो मुल्कों का भी यही हिसाब है। वी नो कि दिस इज़ नॉट परमानेंट, हर विंटर के बाद एक स्प्रिंग आता है, हर रात की सुबह होती है, ये फेज़ भी गुजर जाएगा। लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस दे मे बी देयर फॉर लॉन्गर बट दे विल इवेंचुअली रिकवर। तो ये सॉवरेन फंड्स भी इसी तरह से कि फॉर नाउ लिक्विडेट कर लिया, कुछ अपने एक्सपेंसेस कर्टेल कर दिए, कुछ टैक्सेस बढ़ा दिए ताकि कुछ कहीं बीच में एक जगह जाके मिडिल ग्राउंड ढूंढ लिया जहाँ पे सर्वाइवेबिलिटी इनको मिल गई। गोइंग फॉरवर्ड जब मार्केट्स दोबारा रिकवर करेंगी ये फिर से इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने शुरू की टॉक में अमेरिकन ये इंटरेस्ट रेट का भी जिक्र किया एज ए वेरी वेरी मेजर फैक्टर जी, कि आपने कहा कि जब ये बात चली और आखिर में हुई भी थोड़ी सी इंक्रीज, तो दैट वाज आल्सो ए मेजर फैक्टर फॉर द डिक्लाइन ऑफ और विड्रॉवल ऑफ फंड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स यूएस, स्पेशली यूएस का तो बहुत बड़ा फंड पड़ा हुआ है, स्पेशली फ्रंटियर मार्केट से। अच्छा, वो उन्होंने रेट तो बढ़ा दिए, अब सिचुएशन ये पैदा हुई उसके बाद एक नई इकोनॉमिक किताबें फेनोमेना पैदा हो गया नेगेटिव इंटरेस्ट का, जो कि जापान को पहले हिट किया, फिर यूरोप के कई मुल्कों को हिट किया। तो येलेन साहिबा जो कि वो हैं फेड की चीफ, वो कहती है यार ये तो किसी किताब में मैंने पढ़ा ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, एक नई मईशत आ गई, नहीं ये तो अजीब व गरीब आ गई। एक तरफ तो उन्होंने रेट बढ़ाया, दूसरी तरफ जापान में माइनस पे चला गया, स्वीडन में माइनस पे चला गया, वो बहुत परेशान है। वो चाह रही हैं आप जैसे एक्सपर्ट उनको समझाएं या कोई नई किताब लिखें कि व्हाट इज़ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट एंड हाउ इट वर्क्स, हाउ टू लिव इन ए नेगेटिव, हाउ ए सेंट्रल बैंकर विल सर्वाइव इन ए नेगेटिव इंटरेस्ट एटमॉस्फेयर। देखिए नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मेनली जो सबसे ज़्यादा इस वक्त पॉपुलर हैं वो जापान के और जो ECB के अपने हैं, जो उन्होंने रिसेंटली उसमें इंक्रीज़ भी किया है, -10 बिप से -30 बिप ले गए। हाँ, माइनस पे इंक्रीज चल रहा है। उसको वो इसलिए किया जाता है कि प्राइवेट एक्टिविटी प्रमोट की जाए, वो पैसा जो बैंकों के वॉल्ट्स में रखा हुआ है उसको निकाल के इकोनॉमी को चर्न करने के लिए यूज़ किया जाए। सारा कॉन्सेप्ट इसका यही है कि मैं अगर एज ए बैंक हूँ या मैं एज ए इन्वेस्टर हूँ, मैं अपना ज़्यादा पैसा मैं जाके रखवाना चाहता हूँ किसी बैंक के पास, तो मुझे उल्टा देना पड़ेगा उसमें। सो आई माइट बी बेटर ऑफ कि मैं उसको कहीं स्पेंड करूं, कहीं एक्टिविटी उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करूं, 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उससे। तो एक तरह से सारा कॉन्सेप्ट जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को चर्न कर। इन हालात में जबकि उनके बड़े बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स लाइक जापान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, सेकंड अभी भी 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी तो है जी, यूरोप आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ जब एक नेगेटिव इंटरेस्ट का एटमॉस्फेयर पैदा हो गया तो अमेरिका ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, अब उसको जस्टिफाई करना मुश्किल लग रहा है उनको। एक्चुअली उसकी वजह से काफ़ी ग्लोबल एक नया सिनारियो डाइवर्जिंग पॉलिसीज़ का चला गया है कि फेडरल रिजर्व जो एक बहुत बड़ा सेंट्रल बैंक समझा जाता है और पूरी दुनिया में उसकी काफ़ी से है, वो इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है और बाकी जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। येलेन को समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या, शी इज लाइक इन ए लॉस्ट प्लेस, यू नो, एलिस इन वंडरलैंड। बट देखें अमेरिका के लिए ये भी देखने की जरूरत है कि उन्होंने बहुत पहले ईजिंग मेजर्स शुरू कर दिए थे जब कोई और नहीं कर रहा था। ये अपना QE1, QE2, QE3, एलन ग्रीनस्पैन और बहुत बढ़ाया, उस जमाने से ये सारा शुरू हुआ है इनका 2004 में इनका टोटल जो डेट था और ये करेंसी थी 4 ट्रिलियन थी, आज 19 ट्रिलियन। फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट बहुत बड़ी हुई है सिर्फ इसी वजह से। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल डिबेट में ये बहुत बड़ा मेजर इशू है बिकॉज द कॉस्ट ऑफ अगर 2% भी इंटरेस्ट रेट हो तो 400 बिलियन तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट बन गया उनका जी। हाउ दे विल पे 19 ट्रिलियन एंड हाउ दे विल पे 400 बिलियन एवरी ईयर एज इंटरेस्ट इज़ अ बिग क्वेश्चन इन द अमेरिकन इकोनॉमी नाउ। अच्छा, कुछ लोग इसको इग्नोर करके कहते हैं जी एवरीथिंग इज़ फाइन, ऑल इज़ वेल, जैसे क्लिंटन कह रहे हैं या रूबियो कह रहा है, लेकिन देयर आर 2 पीपल लाइक ट्रम्प एंड सैंडर्स हु आर इंडिपेंडेंट थिंकर्स, इंडिपेंडेंट फंडिंग हो रही है उनकी, वो कहते हैं नो इट्स ए वेरी वेरी बिग इशू। तो देखें मेरा अपना व्यू ये है कि जो अमेरिका ने स्टेप्स लिए पिछले 7-8 साल के अंदर, दे डेफिनेटली सपोर्टेड देयर इकोनॉमी, दैट इज़ वाई दे आर इन अ पोजीशन जहां उन्हें अब टाइटनिंग करने की ज़रूरत पड़ी और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। जो मेन केओस है वो इस वजह से है कि इस साल 4 इंटरेस्ट रेट हाइक की पॉसिबिलिटी है।
बट ये जो जनवरी का केओस एक आया ग्लोबल मार्केट्स में और जो फरवरी में भी कुछ इनिशियल पार्ट में ट्रिकल डाउन किया, दे आर एक्सपेक्टिंग कि शायद फेडरल रिजर्व इस दफ़ा होल्ड कर ले, मार्च में इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए और इस दफ़ा दो या तीन इंटरेस्ट रेट्स हाइक हों इंस्टेड ऑफ एन अर्लियर प्लान 4 इंटरेस्ट रेट हाइक। दैट हैज़ ऑल्सो बीन अ रीज़न वाई मार्केट्स के अंदर एक स्टेबिलिटी आप पिछले 1-1.5 महीने से आधे महीने 15-20 डेज से आपको एक स्टेबिलिटी मिल रही है। और वो भी यही रीज़न है कि जितना फेडरल रिजर्व की रेट हाइक कम होगी उतना ही वो जो डाइवर्जिंग बिहेवियर है ऑफ सेंट्रल बैंक्स उसकी वो कम होगा। सर डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके इनसाइट का, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी और मेरे नाज़रीन को भी। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह फिर अगले एपिसोड्स का मंडे को हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।